जब आप किसी दुकान में 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, कितना भरोसा होता है आपको कि इस 100 रुपए के नोट के बदले मुझे सामान मिल जाएगा। आखिर क्यों हम इन पैसों पर इतना भरोसा करते हैं? इसके पीछे बहुत ही गहरे कारण है दोस्तों। दो लोग जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, जो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, एकदम पक्का भरोसा करते हैं इन पैसों पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसी पैसे के पूरे इतिहास को, किस तरह से इस पैसे ने हम इंसानों के बीच अपनी जगह बनाई और क्यों हम किसी भी रंग, रूप, जाति, धर्म के परे इस पैसे पर इतना विश्वास करते हैं। बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में, क्योंकि आज इस पैसे को आप एक अलग नज़रिए से देखने वाले हैं, जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। क्रिश्चियन आर्मीज ने मेक्सिको की जीत के करीब 300 साल पहले इबेरिया और नॉर्थ अफ्रीका में मुस्लिम्स के खिलाफ एक खूनी जंग छेड़ दी थी। क्राइस्ट के मानने वालों ने और अल्लाह के मानने वालों ने हजारों की संख्या में एक दूसरे को मार डाला। जब क्रिश्चियन की जीत हुई, उन्होंने न सिर्फ मस्जिदों को तोड़कर नए चर्च बनाकर, बल्कि नए गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स भी छाप डाले जिस पे क्रिश्चियन क्रॉस बने हुए थे। पर वहाँ पे पहले से ही एक करेंसी मौजूद थी, एक अलग मैसेज के साथ। देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह एंड मोहम्मद इज़ अल्लाहज़ मैसेंजर। चर्च के पादरी भी इस सिक्कों में पेमेंट लिया करते थे और गॉड से डरने वाले क्रिश्चियंस भी खुशी से इन कॉइन्स का यूज़ किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ अफ्रीका के मुस्लिम व्यापारी भी क्रिश्चियन सिक्कों का यूज़ करते थे, जिन पर क्राइस्ट की छवि बनी हुई थी। कितनी अजीब बात है ना ये दोस्तों। दो अपोजिट आइडियोलॉजी के लोग जो एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते थे, उनको एक दूसरे के सिक्के जिन पर अपोजिट आइडियोलॉजी के मार्क्स एंड गार्ड है यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर आखिर ऐसा क्यों? चलिए इसका जवाब जानने के लिए ले चलता हूँ आपको आज से करीब 1,00,000 साल पहले। हमारे पूर्वजों के पास कोई पैसे नहीं हुआ करते थे। हर एक समूह शिकार करके और चीज़ों को इकट्ठा करके लगभग उनकी ज़रूरत की हर एक चीज़ को जमा कर लिया करता था। एक समूह के अलग अलग लोग कई सारी अलग अलग चीज़ों को करने में माहिर हुआ करते थे। अब उस समय ये लोग अपनी अपनी काबिलियतों के अनुसार एक दूसरे के काम कर दिया करते थे, इस अजम्पशन में कि बदले में सामने वाला भी हमारे लिए फेवर करेगा। एक कसाई के लिए किसी मोची से ली गई चप्पल उसके साथ कुछ तो वापस लौटाने का भाव भी लाती थी। और इसी तरह ये समूह अपने ही आप में इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। बस कुछ मुश्किल से मिलने वाली चीज़ें जो आसपास नहीं मिल सकती थी, जैसे कि सीशेल, पिगमेंट, ऑब्सिडियन, जो कि तेज धार वाले हथियार बनाने के काम आता था, बाहर के लोगों से एक सिंपल सी डील करके ली जा सकती थी। जैसे हम तुम्हें हमारे यहाँ की बेहतरीन बकरियां देंगे और तुम हमें तुम्हारे यहाँ की बेहतरीन चीज़ दोगे। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के आने तक अभी कुछ खास नहीं बदला था। अभी भी लोग छोटे ग्रुप्स में ही रहा करते थे। किसी ग्रुप में कोई इंसान चप्पल बनाने के लिए और कोई इंसान मेडिकल केयर के लिए एडेप्ट हो सकता था, पर कम इंडिविजुअल्स और लिमिटेड इकोनॉमी की वजह से कोई फुल टाइम शू मेकर या फुल टाइम डॉक्टर नहीं हो सकता था। इन छोटे ग्रुप्स का धीरे धीरे बड़ा होते जाना और परिवहन की सुविधाओं में सुधार आने की वजह से किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने का रास्ता खुल गया। अब घनी आबादियों वाले शहरों में फुल टाइम जॉब्स न सिर्फ शू मेकर या डॉक्टर, बल्कि कारपेंटर, प्रीस्ट और लॉयर्स भी करने लगे थे। और इन उभरते शहरों को पता चल गया था किसी एक ही चीज के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करके उसे बाकी की सभी चीजों के साथ ट्रेड किया जा सकता था। और हम इंसानों का यह समझना भर ही एक रिमार्केबल डिस्कवरी थी दोस्तों। हर जगह का वातावरण और मिट्टी अलग अलग होते हैं, तो आखिर कोई क्यों अपने गांव में बनी लोकल ग्रेड वाइन पीना पसंद करेगा, जबकि वो किसी ऐसी जगह से जिसका वातावरण और मिट्टी अच्छी हो एक कमाल की वाइन ला सकता था। अगर आपके अहाते की मिट्टी से मजबूत बर्तन बनाए जा सकते हो, तो क्या ये एक्सचेंज करने का एक बेहतरीन रास्ता नहीं था? स्पेशलाइजेशन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी दोस्तों। आप आखिर कैसे स्पेशलाइज्ड लोगों के बीच की ट्रेड को मैनेज करते? एक दूसरे पर फेवर करके चलने वाली इकोनॉमी लोगों की संख्या बढ़ते ही कोलैप्स होने लगती है और किसी चीज के बदले कोई और चीज, ये वाली इकोनॉमी सिर्फ कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स पर ही काम करती है। इस टाइप की इकोनॉमी से किसी एडवांस लेवल की इकोनॉमी की नींव रखना बहुत मुश्किल था।
लेन देन की इकोनॉमी के लिमिटेशंस को समझने के लिए आप कुछ समय के लिए इमेजिन कर लीजिए कि आप बेस्ट क्वालिटी के सेबों के बाग के मालिक हैं। आप अपने बाग में इतना काम करते हैं कि आपके जूते खराब हो चुके हैं। अब आप अपने गधे पर बैठकर नदी के किनारे किसी शहर के बाजार की तलाश में निकल पड़ते हैं। बाजार में एक जूते वाले को आप अपने एप्पल्स के बदले में जूते देने की बात करते हैं, लेकिन जूते वाला संकोच दिखाने लगता है। आखिर जूतों के बदले वो आपसे कितने सेब मांगे, और आए दिन उसे कई लोग मिलते हैं, कोई सेब, कोई बकरी, कोई कपड़े, वो भी अलग अलग क्वालिटी के लेकर आता है। आखिरी बार उसने 3 महीने पहले एप्पल्स के बदले में जूते ट्रेड किए थे, पर वो सेब इतने अच्छे क्वालिटी के भी तो नहीं थे। लेकिन फिर पहली बार उन सेबों के बदले बस एक छोटी लड़की के जूते ही तो ट्रेड किए थे। पर अभी अभी पिछले हफ्ते भेड़ों के एक बीमारी के बारे में खबर आई है, जिससे मवेशियों की चमड़ी खराब हो जाती है, और एक चमड़े वाले उतने ही चमड़े के बदले में दुगने जूतों की मांग कर रहे हैं। क्या ये सब कुछ उसे नहीं सोचना चाहिए? बार्टर इकोनॉमी में हर दिन जूते बनाने वालों को और सेब उगाने वालों को कई सारे अलग अलग चीज़ों का रिलेटिव प्राइस पता होना ज़रूरी था। अगर किसी मार्केट में 100 अलग अलग चीज़ें होती तो खरीदने और बेचने वाले दोनों को भी 4950 अलग अलग एक्सचेंज रेट्स का पता होना ज़रूरी था। फिर आखिर कोई कैसे भला ये याद रख सकता था? और इससे भी बड़ा ड्रॉबैक बार्टर सिस्टम का ये था दोस्तों कि भले ही आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि कितने सेबों के बदले एक जोड़ी जूते होंगे, लेकिन फिर तब क्या होगा जब जूते बनाने वाले को सेब पसंद ही ना हो? तब क्या होगा जब उसे सेब नहीं बल्कि अपने बाल कटवाने हो? आप किसी बाल कटवाने वाले को ढूंढकर एक 3 वे डील करवा सकते थे, लेकिन फिर तब क्या होगा जब बाल काटने वाले को सेब नहीं बल्कि एक मिट्टी के बर्तन की ज़रूरत हो? कुछ सोसाइटीज़ ने इस प्रॉब्लम का हल एक सेंट्रलाइज्ड बार्टर सिस्टम बना के निकालने का प्रयास किया, और सोवियत यूनियन में किया गया यह एक्सपेरिमेंट इस तरह का सबसे बड़ा और सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है जो कि बुरी तरह से फेल हो चुका था। इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव था हर एक इंसान अपने काबिलियत के हिसाब से काम करेगा और उसे अपने ज़रूरत के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। और ये एक्सपेरिमेंट तब फेल हो गया जब हर एक इंसान कम से कम काम करता और ज़्यादा से ज़्यादा मिलाने की कोशिश करने लगा। कई बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कई लोगों ने की। इनका एम्पायर एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। पैसा कई जगह पर और कई बार क्रिएट किया गया, क्योंकि इसके डेवलपमेंट के लिए किसी तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि ये तो एक मेंटल रिवॉल्यूशन था। ये तो सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन में एक सामूहिक सोच का नतीजा था। पैसा सिर्फ सिक्के या नोट नहीं है। पैसा वो है जिसे लोग किसी भी चीज़ के मूल्य को सही तरह से दर्शाने के लिए उसका उपयोग करने के लिए तैयार हो जाएं, जिससे चीज़ों की और सर्विसेज की ट्रेड की जा सके। पैसा अलग अलग चीज़ें जैसे कि जूते, इनके मूल्य को जल्दी से और आसानी से कंपेयर करने, एक चीज़ को आसानी से दूसरी चीज़ में बदलने और वेल्थ को कन्वीनियंटली संभालने में आपको सक्षम बनाता है। कई पुरानी सभ्यताओं ने अलग अलग चीज़ें जैसे कि कावरी शेल्स, जानवर, चमड़ी, नमक, कपड़े, इनका उपयोग पैसे की तरह किया। अगजी जेलों में रह चुके लोग तो सिगरेट को ही पैसे की तरह यूज़ करने लगे थे। ऐसे कैदी जो कभी सिगरेट पीते तक नहीं थे, वो भी पेमेंट्स के रूप में सिगरेट्स को लिया करते थे। यहाँ तक कि हर चीज़ का मूल्य सिगरेट्स में ही तोला जाता था। एक ब्रेड के पैकेट का मूल्य 12 सिगरेट के बराबर, वहीं एक घड़ी का मूल्य 80 से 200 सिगरेट्स के बराबर था। इवन आज भी सिक्के और नोट बड़े ही रेयर पैसे के रूप है दोस्तों। इस पूरी दुनिया में करीब $60 ट्रिलियन के बराबर की वेल्थ है दोस्तों। फिर भी सारे सिक्कों और नोटों को मिलाकर $6 ट्रिलियन से भी कम बनते हैं। इस दुनिया का 90% से भी ज्यादा पैसा सिर्फ कंप्यूटर्स के स्क्रीन पर ही दिखाई पड़ता है। ज्यादातर बिजनेस ट्रांजैक्शन सिर्फ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा फाइल्स को ट्रांसफर करके ही किया जाता है। और पैसे से चलने वाली इकोनॉमी में हमारे शू मेकर को सिर्फ उसके यहाँ मिलने वाले शूज की कीमत का पता होना जरूरी है। अब जूतों के और सेब के बीच के एक्सचेंज रेट्स का पता होना भी जरूरी नहीं था। पैसा आपको किसी ऐसे शू मेकर को ढूंढने से जिसको एप्पल्स की ज़रूरत है मुक्त कर देता है, क्योंकि हर किसी को हमेशा पैसा चाहिए। सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी और को भी हर वक्त हमेशा पैसा चाहिए।
इसका मतलब आप किसी भी चीज से पैसे को बदल सकते थे। एक जूते बनाने वाला हमेशा पैसे लेने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि वो जो भी चीज चाहता है वो पैसे के बदले में ले सकता है। तो पैसा एक यूनिवर्सल मीडियम है जिससे किसी भी चीज को किसी भी चीज में बदला जा सकता है। लेकिन दुनिया में बहुत सी कीमती चीजें ऐसी हैं जिनको स्टोर नहीं किया जा सकता, जैसे कि वक्त और खूबसूरती। और कुछ चीजें थोड़े ही वक्त के लिए स्टोर की जा सकती हैं, जैसे कि खाने की चीजें। और कुछ चीजें लंबी वक्त तक रखी जा सकती थी, पर उनको लंबे वक्त तक रखने के लिए काफी व्यवस्था और नजर रखने की जरूरत पड़ती थी। एग्जाम्पल के लिए धान ले लीजिए, सालों तक रखा जा सकता है, पर उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड कंटेनर बनवाने पड़ेंगे और कीड़े मकोड़े और चूहों की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी। पैसा, फिर चाहे वो कंप्यूटर बिट्स या कावरी शेल्स हो, इस समस्या का एक बेहतरीन समाधान था। धन को एक जगह पर रखना भर ही सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। धन के कुछ रूप जैसे कि रियल एस्टेट को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। धान जैसे गेहूं, चावल, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी बड़ी मशक्कत का काम है। इमेजिन कीजिए एक वेल्थी फार्मर को, उसके वेल्थ में उसका घर और उसका खेत, पर ये अपना घर या खेत तो लेकर कहीं नहीं जा सकता, तो शायद वो अपनी प्रॉपर्टी को टन्स ऑफ चावल्स में बदलना चाहे, पर फिर ये हजारों किलो चावल को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएगा। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन था पैसा। वो फार्मर अपनी सारी प्रॉपर्टी कुछ बोरे कवरी शेल्स के बदले में बेच सकता था और उन शेल्स को कहीं भी लेकर के जा सकता था, क्योंकि अब पैसा चीजों को बदल सकता था, जिसको जमा किया जा सकता था और बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह पर सस्ते में लेके जाया जा सकता था। दुनिया में कॉम्प्लेक्स कमर्शियल नेटवर्क और डायनेमिक मार्केट्स के उभरने का रास्ता खुल गया। कावरी शेल्स और डॉलर्स की वैल्यू सिर्फ हमारे सामूहिक कल्पना में है, उनका असलियत में कोई मोल नहीं। कौड़ियों के कलर, उनके शेप में कोई खास बात नहीं। तो आखिर कोई क्यों अपनी इतनी बड़ी फसल को बोरी भर शेल्स के बदले में एक्सचेंज करना चाहेगा? आखिर क्यों आप कुछ रंगीन कागजों के पन्नों के लिए 6 घंटा किसी और के लिए काम करना चाहेंगे? हमारे अमीर किसान ने जब इन कौड़ियों के बदले में अपनी प्रॉपर्टी बेची, तो उसे इस बात का पूरा विश्वास था किसी और जगह इन्हीं कौड़ियों के बदले में वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को वापस खरीद सकता था। इससे हमें पता चलता है कि पैसा एक सिस्टम है म्यूचुअल ट्रस्ट का, और कोई ऐसा वैसा ट्रस्ट नहीं दोस्तों। हम इंसानों के द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे कारगर और यूनिवर्सल म्यूचुअल ट्रस्ट। पर अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इतना विश्वास करने लगे इन पैसों पर? इसका कारण एक बहुत ही लॉन्ग टर्म और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन के बीच। आप कौड़ियों पे विश्वास क्यों रखते हैं? क्योंकि आपका पड़ोसी रखता है। आपका पड़ोसी क्यों रखता है? क्योंकि आप रखते हैं। और हम सब कौड़ियों पे विश्वास क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे राजा इस पे विश्वास रखते हैं। वो टैक्स में इन्हीं को डिमांड करते हैं। यही विश्वास हमें बताता है कि क्यों हमारे फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सिस्टम्स इतने टाइटली बॉन्ड है दोस्तों। आखिर क्यों आर्थिक मंदी के तार कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं? और आखिर क्यों किसी भी दिन के शेयर मार्केट के उतार और चढ़ाव उस दिन के ट्रेडर्स के मूड पर डिपेंड करते हैं? शुरू में जब इस दुनिया ने इंसानियत के कुछ सबसे पहले पैसों के प्रोटोटाइप्स को यूज किया, तो उनकी कुछ रियलिस्टिक और इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ करती थी। इसका अच्छा एग्जाम्पल है इतिहास का सबसे पहला पैसा, सुमेरियन बार्ली मनी, जो कि आज से करीब 5000 साल पहले चलन में था। फिक्स वजनों के बार्ली के पैकेट का यूज अलग अलग चीजों को ट्रेड करने के लिए किया जाता था। लोगों की सैलरी भी बार्ली में ही दी जाती थी, पर सबसे हट्टा खट्टा इंसान भी कितनी बार्ली खा सकता था, तो जो बार्ली बच जाती थी उसको चीज़ों के साथ ट्रेड करने में यूज़ किया जाता था। बार्ली के पास अपनी खुद की वैल्यू थी, क्योंकि हम इंसान उसको खा सकते थे, पर फिर भी उसको बड़ी मात्रा में जमा करना और ट्रांसपोर्ट करना एक चैलेंज था। पर सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन तो तब आया जब हमने ऐसे पैसे पर यकीन किया जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं थी, और ये थे चांदी के 8.33 ग्राम के टुकड़े, जिनको सिल्वर शिकल्स कहा जाता था। दुर्लभ धातुओं के फिक्स्ड वजन जल्द ही सिक्कों में बदल गए, और इसी तरह दुनिया का पहला ऑफिशियल सिक्का वेस्टर्न अनातोलिया के लैदिया के राजा ने 640 बीसी में बनवाया था।
जिन पर दो इम्प्रेशंस बनी होती थी, एक ये दर्शाने के लिए कि इसमें कितना चांदी या सोना है, और दूसरा उनकी गवर्नमेंट की गारंटी, जो कि एक क्लियर मैसेज था कि मैं इस राज्य का राजा खुद ये गारंटी देता हूँ कि जो धातु का टुकड़ा तुमने हाथ में पकड़ा है उसमें 5 ग्राम सोना है, और अगर किसी ने भी इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश की तो ये मेरे ऑर्डर की ऑब्जेक्शन समझी जाएगी और ऐसा व्यक्ति कड़ी से कड़ी सज़ा का हकदार होगा। इसी वजह से आज भी दुनिया भर में अवैध नोटों की छपाई एक संगीन जुर्म माना जाता है दोस्तों। इसी तरह लोग जब तक अपने राजा पर यकीन करते थे, उसके द्वारा प्रशासित सिक्कों पर भी यकीन करते थे। मुस्लिम और क्रिश्चियन व्यापारियों ने इस लैदियन सिस्टम को पूरी दुनिया भर में फैला दिया और आधुनिक जगत की शुरुआत तक पूरी दुनिया इस सिस्टम का स्वीकार कर चुकी थी, जो कि पहले गोल्ड और सिल्वर पर और फिर उसके बाद इस दुनिया के सबसे मजबूत करेंसीज पर जैसे कि अमेरिकी डॉलर और ब्रिटिश पाउंड पे विश्वास रखता था। तो यही सिस्टम आगे जाके फाउंडेशन बना इस पूरी दुनिया को एक इकोनॉमिक स्फीयर बनाने में। लोग जो एक दूसरे की भाषा समझ नहीं सकते थे, जो एकदम अपोजिट नियमों का पालन करते थे, अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे, पूरा विश्वास करने लगे इन पैसों पर। एक ट्रेड दो इलाकों को कनेक्ट करता है। मान लीजिए एक ट्रेड ओपन होता है इंडिया और मेडिटेरियन के बीच, और इंडियंस को गोल्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया के लिए गोल्ड वर्थलेस है। वही दूसरी तरफ मेडिटेरियन में गोल्ड का बड़ा ही तगड़ा मूल्य है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जैसे ही व्यापारियों को इन दो जगहों में सोने के मूल्य का फर्क समझ में आएगा, वो प्रॉफिट बनाने के लिए इंडिया में सस्ते दाम पर सोना खरीद कर ऊंचे दामों पर मेडिटेरियन में बेचना शुरू कर देंगे। अचानक इंडिया में सोने के दाम बढ़ने लग जाएंगे और उसी वक्त मेडिटेरियन में भारी मात्रा में सोना आने की वजह से वहाँ के सोने के भाव गिरने लग जाएंगे और कुछ ही वक्त में दोनों तरफ का सोने का भाव बराबर हो जाएगा। सिर्फ ये बात कि मेडिटेरियन के लोग सोने पर विश्वास करते हैं, इंडियंस को भी उस पर विश्वास रखने पर मजबूर कर देता है। किसी का कवरी शेल्स पर, डॉलर्स पर और इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर विश्वास हमारे खुद के इन पर विश्वास को मजबूत बनाता है। यही वजह है कि भले ही क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बिलीफ कितने ही अलग क्यों ना हो, इनके मॉनेटरी बिलीव्स बिल्कुल मैच करते हैं। रिलीजन हमें किसी एक चीज़ पर विश्वास करने को कहता है, वहीं पैसा हमें इस बात पर विश्वास करने को कहता है कि कोई और किसी चीज़ पर विश्वास करता है। पैसा इंसानों के द्वारा बनाया गया सामूहिक विश्वास का एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी दो कल्चरल गैप्स के बीच एक ब्रिज का काम करता है। इसी पैसे के बिना शायद कभी ऐसे दो लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, कभी भी इफेक्टिवली कोऑपरेट नहीं कर पाते। अगर इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यूएबल मिला हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगली बार जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के डिस्कशन के साथ। जय हिंद।